वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा PT 365 विजन IAS का कंपाइलेशन हमारे पास आ चुका है। इकोनॉमी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगेन इन अ वेरी क्विक क्रिस्प प्लस एनालिटिकल मैनर एनालिसिस करते हुए टॉपिक्स को समझते हुए हम लोग इस कंपाइलेशन को हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा पास टॉपिक है GDP एस्टिमेशन इन इंडिया। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक होता है रियल GDP, एक होता है नॉमिनल GDP। रियल में क्या होता है, जब हम देखते हैं आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ है, और नॉमिनल में हम प्राइस भी ले लेते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आ जाता है। रियल क्या होता है, जैसे बेस ईयर से हम देखते हैं कि 2011 में कितना आउटपुट रहा था और उसके कंपैरिजन में आज कितना आउटपुट है, तो आउटपुट का इंक्रीज़ हम वहाँ पे देख लेते हैं नॉर्मली। वरना तो प्राइस का भी इफेक्ट आ जाएगा ना। प्राइस अब किसी दिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग कह देंगे कि भैया देखो कितना अच्छा GDP हो गया, तो इस तरह से नहीं होता है। तो नॉमिनल हो जाता है जिसमें प्राइस का भी इफेक्ट आ रहा होता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा होता है, वो हम लोग मतलब कि बस ओवरऑल देख लेते हैं। रियल में हमको रियल आउटपुट कितना इंक्रीज़ हुआ है, एक्चुअली प्रोडक्ट कितने इंक्रीज़ हुए हैं वो हम देखते हैं। तो दैट इज़ देयर। तो रियल हमारा जो है वो किस में होता है, अगेन बेस ईयर कांस्टेंट प्राइजेस पे होता है, जो कि 2011 और 12 है। और वहीं पे नॉमिनल GDP अगर हम देखें तो वो करेंट प्राइजेस में होता है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, जिसको अगेन हम लोग GDP डिफ्लेटर को क्या कहते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है बट आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इम्प्लिसिट सही से लिखा नहीं रहा है, फिर से लिखती हूँ। इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं इसको, कल ऐसा भी ये भी टर्म यूज़ किया जा सकता है। तो GDP डिफ्लेटर या इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर में क्या होता है कि हमको पता लगता है कि क्या वो मतलब हमको बता देता है कि किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है GDP में ऑन अकाउंट ऑफ द प्राइजेस। तो प्राइजेस के अकाउंट करते हुए हमको पता लग जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल। तो अगेन इससे प्राइजेस का इम्पैक्ट हमको समझ में आ जाता है कि प्राइजेस में क्या हुआ है, उफान आया है कि अगेन नीचे गया है, इस तरह से चीज़ें पता लगती है। तो दैट इज़ GDP डिफ्लेटर। तो it reveals the increase in GDP that has happened on account of higher prices rather than an increase in output। तो आउटपुट नहीं, प्राइजेस के हिसाब से क्या प्राइजेस में क्या लोचा हुआ है वो हमको बताता था GDP डिफ्लेटर। इट इज व्हाट, तो इट्स अ फॉर्मूला इज व्हाट द आइडिया ऑफ, टेल मी द रेशियो और द आइडिया ऑफ नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। अगेन रिवाइज साइमल्टेनियसली करते हुए जाना है हमें। तो GDP कैलकुलेशन के अप्रोचेस बहुत होते हैं। प्रोडक्शन अप्रोच की क्या वैल्यू एडेड हुआ है हर स्टेज पे हम देखते हैं, जैसे प्रोडक्शन स्टेज पे क्या रहा है, फिर उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में क्या प्रोडक्शन क्या हुआ था, फिर उसके अगेन उसके अलावा हमारा जो बीच में स्टेजेस होते हैं, जैसे कि वीट प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे क्या वो रहा प्रोडक्ट, फिर उसके आगे उसमें जाएगा मिल में जाएगा हमारा प्रोसेस होगा, वहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसके आगे फिर अगेन पैकेजिंग वगैरह में जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो गया। इनकम में क्या हो गया कि टोटल इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि अगेन लैंड लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, लैंड लेबर कैपिटल ये सब आता है ना, एंटरप्रेन्योर। तो इन लोगों का क्या इनकम है उसके हिसाब से देखा जाएगा। जैसे लैंड पे क्या मिलेगा, रेंट मिलता है, ठीक है। लेबर को क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इनकम क्या क्या रहती है उन सबको ऐड कर लेंगे वो, क्योंकि इनकम ही तो खर्चा होगा, खर्चा वही होगा किस पे होगा, गुड्स और सर्विसेज पे होगा, अगेन GDP आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। एक्सपेंडिचर क्या है, तो अगेन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, तो वही हो जाता है इंकर्ड बाय ऑल एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो वहाँ से हम देख लेते हैं क्या खर्चा और एग्जैक्टली वही निकाल लो, ठीक है। तो कुछ डेट कभी कभी थोड़ा सा एरर भी आ जाता है, तो वो सब चलता है, वो सब पे आपको ध्यान देना नहीं है। GDP कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2014 एंड 15। तो CSO ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोड्यूस किया था। बेस ईयर क्या था GDP सीरीज का जो रिवाइज हुई थी वो कर दिया गया था 2004-5 पहले होता था, अब 2011-12 है। पहला चेंजेस तो ये कर दिया था, ठीक है। बेस ईयर रिवाइज किया था ताकि अगेन कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया। अब 2004-5 से अभी भी हम करेंगे तो बहुत अगेन प्रॉब्लमैटिक लगेगा ना, तो 2011-12 थोड़ा रिसेंट कर दिया, ट्रू पिक्चर ताकि हमें मिल जाए। इसके अलावा कहते हैं न्यू सीरीज इंकॉर्पोरेट्स द लेटेस्ट रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008, द इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो ये चीज़ें हैं। अगेन ये जो चेंजेस आए थे इस पर क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। वाई GDP इज़ नॉट अ वेरी गुड मार्कर टू मेजर डेवलपमेंट,
क्योंकि अगेन इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ हो गया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो हम जीडीपी में ले लेते हैं, पर किस वजह से हो रहा है, जैसे क्राइम कर रहा है या वो पॉल्यूशन कर रहा है, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है या इनइक्वालिटी है, इन सबको वो अकाउंट में नहीं लेता है। अब जैसे कि ऊपर रिवर मिल है, वो अगेन चल रहा है और उससे मछलियों को क्या नुकसान हो रहा है वो हम देख ही नहीं रहे, हम तो बस ये देख रहे हैं कि उससे कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है ना। तो अगेन एनवायरनमेंट को हम नहीं लेते हैं, तो इन तरह की एक्सटर्नैलिटीज़ को नहीं लगते। सोशल नेगेटिव हो गया, उसको नहीं देखते। मनी स्पेंड ऑन द रिपेयर वर्क आफ्टर द ट्रेन क्रैश इज काउंटेड इन जीडीपी। तो जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सोशली नेगेटिव एक्टिविटीज इफ इट जनरेट्स इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ क्या है, क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी एस्पेक्ट को ये नहीं करता है, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है। अभी देखो चैलेंजेस क्या हैं करेंट जीडीपी कैलकुलेशन का, तो देखो डेटा हमारा आउटडेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम अकाउंट करते नहीं हैं, क्योंकि अगेन वो मतलब कि अकाउंटिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं होता। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज जो आ रहा है वो तो मार्केट में हम लोग किसी ना किसी मेथड में कर लेते हैं, बट एग्जैक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, अब हाउस होल्ड वर्क जो है उसमें भी तो यार मेहनत लगती है, सब उसका तो कुछ हो ही नहीं, क्योंकि वो तो हम लेते ही नहीं ना गुड सर्विसेज में, तो वो नहीं आ रहा है। तो ये सब चैलेंजेस आ जाते हैं विद द करेंट जीडीपी कैलकुलेशन। डेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्रोडक्शन वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क, ये सब नहीं होता। एक्सटर्नैलिटीज़, एनवायरनमेंट, सोशल एस्पेक्ट्स, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सा ही ये टॉपिक है, छोटा सा है, लोग इस पर आधा 1 घंटे का वीडियो बना देंगे, उतना नहीं चाहिए होता है। जीडीपी का आपको बस बेसिक रखना होगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, अगेन रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी का एक चैप्टर होता है, इसमें ये फैक्टर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, अगेन इस तरह से हम लोगों को पता होना चाहिए। वो हम लोग अपने क्रैश कोर्स में करेंगे, वो एक बार आप कर लेंगे, प्लस ये करेंट से अपडेट कर लेंगे, बस सिंपल सी होती है। यहाँ पे सिर्फ करेंट पे फोकस रखिए और हल्का सा बेसिक्स पे। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या है, अगेन अगर हम देखें तो नीति आयोग कौन रिलीज कर रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक है, नेशनल एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अगर देखा जाए तो क्या इस डिस्कशन पेपर में क्या आया है, तो अगेन स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। तो अगेन हेड काउंट का रेशियो है कि कितने गरीब लोग हैं, ठीक है, कितने गरीब लोग हैं, इनमें अगर देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ अ गुड फैक्टर। ठीक है, तो अगेन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, ये भी बोला गया है। पेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो वॉज मच हायर बिटवीन 2015-16 टू 2019-21 कंपेयर टू बैक डेट्स। तो ये मतलब डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए। बट सबसे ज़्यादा कहाँ है डिक्लाइन होता हुआ, हमको कहाँ दिख रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रही है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉ द फास्टेस्ट रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर। अब देखो मल्टी डायमेंशनल पुअर होता कौन है, एक होता है सिर्फ और सिर्फ आप इनकम या कैलोरीज पे देख लोगे, कैलोरी क्या है या उसकी इनकम क्या है, बट वहीं पे अगर देखा जाए तो और भी तो चीज़ें होती हैं ना, कि अगेन एक्सेसिबिलिटी क्या रही है उसको, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, इन सब चीज़ों को भी जब हम लोग अगर देखा जाए, उसको एजुकेशन का एक्सेस है कि नहीं, उसको एनवायरनमेंट का एक्सेस है कि नहीं अच्छे, तो इस तरीके की चीज़ों को भी जब हम देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करें उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें अगेन ऑल 12 इंडेक्स ऑफ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन, कूलिंग फ्यूल एंड हाउसिंग हैव अ हाईएस्ट डिप्रिवेशन लेवल ऑफ डिप्रिवेशन, child and adolescent mortality, electricity, bank account have the lowest deprivation levels। तो ये चीज़ें हैं, बट अगेन आपको इतना पूछा नहीं जाएगा, आपको बस हल्का सा पूछा जाएगा कि क्या अगर हम देखें तो किस चीज़ में मतलब कि किस तरह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता क्या है, कौन इसको वो करता है, क्या डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है, तो यूपी। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इंडिया इज़ ऑन अ ट्रैक टू अचीव SDG टारगेट 1.2 रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट हाफ मच अहेड ऑफ 2030। तो यानी हम लोग कम कर लेंगे उस, ठीक है, प्रोपोर्शन, इट्स अ रिलेटिव थिंग, ठीक है, बाय एटलीस्ट हाफ, इट्स अ रिलेटिव थिंग, जितना पहले था उसके हिसाब से वो कर लेंगे, बट अगेन वी हैव अ ह्यूज रोड टू ट्रैक। अबाउट नेशनल MPI, तो सबसे पहला कब हुआ था, 2021 में हुआ था, बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ NFHS 4। तो ये हुआ था अंडर द गवर्नमेंट्स ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी। ये हो गया। मेथोडोलॉजी अगर हम देखें तो इंडियाज नेशनल MPI
Alkaya Foster methodology. It identifies people as poor or not poor based on the dual cutoff counting method. According to AF methodology, an individual is considered MPI poor if their deprivation score equals or exceeds India's national MPI poverty cutoff of 33.33%. बट ये चीज़ें अगर देखा जाए, आपको पता लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ इसको रीड किया है, क्योंकि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी कभी भी, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना ही नहीं है, ठीक है। आपको हल्का सा अगर आपको करना है नाम, तो एल्काया फॉस्टर मेथोडोलॉजी नहीं पूछा जाने वाला कभी, ये आप मेरी बात लिख के ले लीजिए। और लोग क्या करेंगे, इस पर बताते रहेंगे। देखिए इस पर भी मैं भी अगर देखा जाए तो हाफ एन आवर का लेक्चर ले सकते हूँ कि सिर्फ इस मेथोडोलॉजी पे ही, बट क्या ये इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा वही जाएगा जो आपकी बेसिक बुक्स में कवर होता है, उसी से लिंक करते हुए जाइए। तो एल्काया फॉस्टर मेथोडोलॉजी यहाँ पे भी दिया गया है। तो कैन शो बोथ द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ पावर्टी। तो ब्रेथ क्या है कि कितने हो रहे हैं, एंड डेप्थ कितनी इंटेंसिटी है, ये हमको पता लग जाता है। टू आइडेंटिफाई द पुअर, द एएफ मेथड काउंट्स द ओवरलैपिंग और साइमल्टेनियस डेप्रिवेशंस दैट अ पर्सन और हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी। जैसे किसी को एडुकेशन का एक्सेस नहीं हो पाया, किसी को अगेन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं है, तो ये ओवरलैप हो रहा है, चीज़ें नहीं है एक्सेस, तो वो अगेन कितना इंटेंस है, ये दोनों को ये पता लगा सकते हैं। ऑब्वियसली एमपीआई का मतलब है, तो और ये अगर मेथोडोलॉजी है, तो ये एक कॉमन सेंस से भी हम आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ, इट डज एक्चुअली काउंट द ओवरलैपिंग और साइमल्टेनियस डेप्रिवेशंस, इट इज़ नीडेड, ओके, तो दैट इज देयर, ठीक है। तो दैट्स देयर, तो एल्काया फोस्टर मेथड। बट व्हाट इज इन द मेथड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, नथिंग यू हैव टू डू। सम इंडाइसेस ऑफ नेशनल एमपीआई, तो हेड काउंट रेशियो कितने, मतलब अगेन हाउ मेनी आर द पुअर, इंटेंसिटी कितना है, तो अगेन कितना डेप्रिवेशन है, कितना डेप्थ ऑफ डेप्रिवेशन है, वो आपको देखना होता है। एमपीआई वैल्यूज अराइव्ड at by multiplying the head count ratio and the intensity of poverty, reflecting both the share of people in poverty and the degree to which they are deprived. Indicators in India's national MPI, क्या क्या indicators हम ले चुके हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा important हो सकता है indicators वाला पार्ट। प्रीवियस ईयर में भी अगर हम देखें तो आया हुआ है क्वेश्चन। तो नेशनल MPI मॉडल, इसमें अगर हम देखें तो 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स जो ग्लोबल एमपीआई के वो तो हैं ही, प्लस हमारे खुद के भी 2 और हैं, और वो कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैटरनल हेल्थ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, और बैंक अकाउंट, ये ग्लोबल वाले में नहीं है बट हमने ले रखे हैं। तो मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। हेल्थ अगर देखा जाए तो हेल्थ में हम लोग क्या लेते हैं, तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी कितना है, मैटरनल हेल्थ कैसा है, ठीक है, ये आ जाता है हमारा। A household is considered deprived if the single member of the household is identified as undernourished. अगर एक भी फैमिली का, अगर एक भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर अंडरनरिश्ड है, तो वो क्या माना जाएगा, तो अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया बन जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स इतना होना चाहिए। एनी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 0 to 59 months इज फाउंड टू बी अंडरनरिश्ड, तो वो आ जाता है। तो न्यूट्रिशन की कमी मानी जाएगी। चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, तो अगेन 18 साल से कम में कितना लोग मर गया है। मैटरनल हेल्थ, तो एनी वुमेन ऑफ द हाउसहोल्ड हैज गिवन बर्थ हैज नॉट रिसीव एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स 5 years प्रीसीडिंग द सर्वे, इस तरह से है। ठीक है, अब ये सब याद नहीं हो सकता, बस आपको ये मेजर हेड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट कैसा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक सेकेंड वो है। कुकिंग फ्यूल हमारा कैसा है, तो अगेन हाउसहोल्ड कुक्स विद डंग, एग्रीकल्चर क्रॉप, शब्स, वुड्स, चारकोल और कोल, तो अगेन कुकिंग फ्यूल का क्या है, वो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट बन जाएगा ना, क्योंकि हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो अगेन इसलिए तो एलपीजी वगैरह को बढ़ाने की बात की जा रही है। सैनिटेशन का क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स क्या है, तो एसेट्स का भी हेड है। फिर एडुकेशन में क्या है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक वो पढ़ा है, और वो अगेन ऐसा तो नहीं है कि पूरे मतलब कि 12 साल का पूरा एजुकेशन ले रहा है पर अटेंडेंस आई नहीं, तो अटेंडेंस भी देखी जाएगी। और हेल्थ में क्या था, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ, ये हमारे वो गए। और इसमें अगेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट इंडिया की खुद की एडिशन से। Kindly note, per capita income, literacy rate and life expectancy are not included as indicators in MPI. per capita income नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। लिटरेसी रेट नहीं है, स्कूल
अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमने यहाँ पे नहीं किया, उसकी जगह हम लोगों ने क्या किया हो तो चाइल्ड एंड रूल्स इन मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। क्योंकि कंफ्यूज आपको इसी से किया जाएगा कि भैया हमारे हिसाब से तो ये होना ही चाहिए, बट ये एक्चुअल में नहीं है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर नॉट इंक्लूडेड इन indicators in MPI. What are included? तो cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, bank account, education के years of schooling and school of attendance, school attendance, and health में क्या तो nutrition, child and adolescent mortality and maternal health। ठीक है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स 2023 का क्या रहा है, तो ये कौन रिलीज़ करता है, तो ये UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव करता है। ठीक है, कौन करता है, तो UNDP एंड OPHI, दैट इज ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंस कब से कर रहे हैं, तो 2010 से कर रहे हैं। क्या ये ट्रैक करता है, तो अगेन 10 इंडिकेटर्स जैसे हमने पहले बता दिया वो कर लिया है, वो करता है ट्रैक। एंड नियरली 2/3 ऑफ द पुअर लिव इन मिडिल इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10% ऑफ MPI। तो अगेन ये डेटा भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि अगेन एडवांस इकोनॉमीज़ में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे कोई गरीबी है ही नहीं, वहाँ पे भी गरीबी है। मल्टी डायमेंशनल उससे देखा जाए तो वहाँ पे भी गरीबी है, तो ये चीज़ हमको ये बताता है। बस अगेन सारे इसमें हेड काउंट्स आ रहे हैं, बट व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इज़ कि ग्लोबल वाले में हमारे को मैटरनल हेल्थ तो बैंक अकाउंट वाला हेड नहीं लिया गया है, बट इंडियन नेशनल वाले में लिया गया है, दैट इज़ देयर। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो अगेन ताकि क्यों होता है ये आइडिया क्यों है, तो लीकेजेस ताकि ना हो सके। जैसे अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस कर देती है, बेनिफिट्स अनाउंस कर देती है, बट एक्चुअल में बेनिफिट उनको पहुंचता ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या कहा भैया डायरेक्ट अकाउंट में डालो। इसीलिए तो हम लोग लेके आए ना जनधन आधार वाला जो ट्रिटी है, मोबाइल बैंकिंग, ये सब हम क्यों लेके आए, क्योंकि हमको DBT इंश्योर करना था। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि, तो ये था हमारा आइडिया। एंड अगर देखा जाए तो स्कीम्स अंडर DBT क्या है, तो अगेन कैश ट्रांसफ़र, जैसे पहल स्कीम, मनरेगा, नसैप, ये सब हो गया। तो इन काइंड ट्रांसफ़र भी हो गया, जैसे PDS हम लोग करते हैं, तो इन काइंड वो भी हम इंश्योर करते हैं कि डायरेक्टली बेनिफिशियरी को मिले। ठीक है, अदर ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट टू डिफरेंट NGO, अगेन नॉन गवर्नमेंट फंक्शनरीज हु हेल्प इन फैसिलिटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे आशा वर्कर्स हो गया। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आंगनवाड़ी हो गया, तो ये सब भी आते हैं। ये सब DBT की ही टाइप्स माने जाएंगे। ठीक है, ये सब आप छोड़िए। एंड आधार इज़ नॉट मैंडेटरी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीच में वो डिबेट आई थी जब प्रिवेसी जजमेंट भी आ रहा था, उसके अराउंड आधार का भी क्वेश्चन उठ रहा था, तो ये सब क्वेश्चन उठते थे, तो कहा जाता था क्या कि भैया ये तो मैंडेटरी, ऐसा इंप्रेशन बनाया गया था। बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन DBT स्कीम्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आधार इज़ नॉट मैंडेटरी। की एनेबलर्स कौन है, क्यों ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कहता है, एक आध की PDS में राशन नहीं दे रहे थे और क्या क्या प्रॉब्लम हो गया था, कह रहे थे आधार दो, उसके बाद आधार नहीं था, और फिर उसकी अगेन डेथ हो गई थी। तो इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हमको देखने को मिली थी, और फिर इसलिए कहा गया था इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन DBT स्कीम्स। की एनेबलर्स कौन है, तो जैम ट्रिनिटी, जैसे मैंने बता दिया है। फिर ये सब आप छोड़िए, पेमेंट बैंक्स, मोबाइल, इतना आपको नहीं रहना, आपको बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए, दैट इज़ देयर, कोई टॉपिक खास नहीं है ये। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, तो रिसेंटली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 crore women अंडर द लखपति दीदी स्कीम। तो एक लखपति दीदी स्कीम है, ठीक है, विच एम्स टू एनकरेज द स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो अगेन ये अभी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है। अब आप सोचेंगे लखपति दीदी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, नहीं, ये है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, तो रूरल वुमेन SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो होती है, टू अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम, कि कम से कम वो एक साल में 1 लाख कमाने, ऐसा इनेबल किया जाएगा, ऐसा इंश्योर किया, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अप्रोच क्या है, तो इट्स अ विमेन लेड अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच। एक्टिविटीज़ क्या है, इनको ट्रेन किया जाएगा, जैसे अगेन प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग एंड ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स एमंग अदर्स। तो मतलब इन सब को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो कुछ अपना खुद का एंटरप्राइजेस खोल सकें।
इस तरह की चीज़ें करेंगी और इनकी इनकम बढ़े, तो वो हमारा आइडिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, तो अगेन ये एक तरह का विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमेटी होती है, जिसमें जैसे 10-20 लोकल वुमेन अब अचार हैं वो बना रही हैं, तो वो क्यों नहीं उसको वो कर ले, एक प्रोडक्ट बना लें, एक साथ आ जाएं, ताकि थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा हो जाए, एक साथ भी ग्रुप में आ जाएंगी और एक तरह से एंटरप्राइज चला सके। तो ये वॉलेंट्री होता है, तो दैट इज़ देयर। विमेन बेस्ड, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एसएचजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो दैट्स देयर। और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन देन एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। इंडिविजुअल का देखो डिफॉल्ट करना ज़्यादा होता है चांसेस, बट वहीं पर ग्रुप एक साथ आ जाए तो पीयर प्रेशर भी हो जाता है, तो इस तरह का चीज़ हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, ये सब फैक्टर्स रहे हैं प्रॉफिट में, मतलब हमारे पॉजिटिव्स में। मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो अगेन इसमें कुछ योजना है। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM, तो ये हमारा हो गया। मिनिस्ट्री कौन है, तो रूरल डेवलपमेंट है इसमें भी। ऑर्गेनाइज कौन करेंगे, रूरल पुअर वुमेन को इनटू SHGs एंड कॉन्टिन्यूसली नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग देम, ठीक है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो ये है अगेन इट्स अ सब स्कीम अंडर डे NRLM, ठीक है। तो सेटअप एंटरप्राइजेस एट द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स, ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर्स में अगेन एंटरप्राइजेस सेटअप करना। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो नाम से क्लियर हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो DDU-GKY ग्रामीण कौशल्य योजना। तो स्किलिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 35 ईयर्स, उनको स्किल करने की बात की गई है। वुमनिया इनिशिएटिव, वुमनिया सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये भी है। अगेन इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो SHGs के लिए आपको बेसिकली याद क्या करना है, रिसेंट इनिशिएटिव, ताकि आप मेंस में कोट कर लो, लखपति दीदी स्कीम, एंटरप्राइजेस खोलना, स्किल करना, अगेन विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड आप दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, इनकी बात कर लीजिए, ठीक है। SVEP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को याद रखिए, ठीक है। SHG बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट, तो अगेन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द बैंक लोन्स ऑफ अबाउट दिस have been accessed by SHGs as of November this under the SHG BL यानी बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। यानी कि है क्या ये, तो इट्स अ सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल launched by NABARD in 1992. Under this program, banks were allowed to open saving accounts, accessing credit at subsidized rate of interest for SHGs. तो SHGs को थोड़ा सा सुविधा दी गई थी कि अगेन उनको आसानी रहे सेविंग अकाउंट्स को खोलने में, उनको सब्सिडाइज रेट्स पे क्रेडिट मिल जाए, तो इस तरह की चीज़ें की गई थी। तो अगेन SHG बैंक लिंकेजेस, तो बैंक के एक्सेस में SHGs को लाना, SHGs को बैंक एक्सेस करवाना, ये आइडिया है, सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो कंपोनेंट्स क्या है, तो ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन बैंक ब्रांच मैनेजर, ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ बैंक सखीज एट रूरल बैंक ब्रांचेस, इस तरह की चीज़ें हैं। क्रेडिट लिंकेज ऑफ SHGs, फेजेस बहुत सारे रहे, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, तो अगेन एक रिपोर्ट भी आई, माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू वॉज रिलीज बाय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, तो ये क्या है, अगेन इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, ये डेफिनेशन क्लियर करिए अपने आप को। रेफर्स टू द फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर टिपिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग, तो अगेन ट्रेडिशनल बैंकिंग में नहीं है उनको, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज के अंदर लेके आना है। तो लो इनकम इंडिविजुअल्स हो गए जिनके ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनको कैसे बैंकिंग में लेके आए, तो माइक्रो फाइनेंस उनके लिए थोड़ा सा मतलब कुछ लेके आए प्रोजेक्ट, तो दैट्स देयर। की फाइंडिंग्स क्या है, तो NBFCs माइक्रो फाइनेंस इज फॉलोड बाय बैंक्स आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट, तो सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी MFIs। सेकेंड नंबर पे कौन है, बैंक, जो कि किसको क्या प्रोवाइड करता है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट अमंग्स अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, ओके, तो वो है। अगेन ये बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए
कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, यही पूछा जा सकता है एट मैक्स। मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता रही हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ब्रेन जो है हमारा, जो दिमाग है वो ना बहुत बड़ा नहीं होता है, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन आप लोड कर लोगे ना तो वायरिंग उल्टी सीधी हो जाएगी। आपको बस उतना ही इंफॉर्मेशन लीड करना है जो आपके लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसएचजी बैंक लिंकेजेस भी हमने यहाँ पे कर लिया है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एक बार हम रिवाइज भी करा देते हैं। तो ये देखिए, जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी हम लोगों ने कर लिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एसएचजी बैंक लिंकेजेस भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड यस, इसके अराउंड जो PYQs हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे। तो इसके आंसर्स जो PYQs के हैं, जो इन टॉपिक से ही हम लोग ले सकते हैं, वो हम लोग अगेन आगे आने वाली क्लासेस में स्टार्टिंग में भी करेंगे, बीच में भी करेंगे, एंड में भी करेंगे। PYQs की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। प्लस PYQs ही आपको ये बता सकता है एक तरह से, जहाँ जैसे मैं आपको साइमल्टेनियसली बात करती रही हूँ कि ये टॉपिक में ये पूछा गया है, UPSC में ये नहीं पूछा गया है, इसी तरीके से आपको ये बुकलेट्स पढ़नी चाहिए। वरना ये बुकलेट्स अपने आप में बहुत है, कोई कंप्लीट नहीं कर सकता ना रिटेन कर सकता है, बट हाँ इंसाइटफुल अगर हो कि हाँ ये पूछा गया था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दैट्स देयर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।